हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में। तो ये पैथोलॉजी का टॉपिक है, 10 मार्क्स में आता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले अस्थमा की डेफिनेशन देखते हैं। अस्थमा क्या होता है? इंक्रीज रिस्पॉन्सिवनेस होती है ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री की। ठीक है, तो वही ना, कोई भी स्टिमुलस, कोई भी नॉर्मल स्टिमुलस है ना, जैसे कि पोलन ग्रेन वगैरह, जिससे हम एक नॉर्मल इंडिविजुअल जो है वो अफेक्ट नहीं होता है। पर जो अस्थमेटिक पेशेंट होते हैं उनमें क्या ये टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन है। ठीक है, तो इसमें जो उनका जो ट्रेकिया और ब्रोंकस होता है वो एक्सेसिवली रिस्पॉन्स करता है किसी भी स्टिमुलाई के ऊपर। ठीक है, तो अस्थमा क्या है? एक डिजीज़ है एयरवे की। एयरवे में भी स्पेसिफिकली किसकी? ट्रेकिया और ब्रोंकस की, मतलब ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री की। ठीक है, तो इट इज़ अ डिजीज़ ऑफ एयरवे which is characterized by increased responsiveness of the tracheobronchial tree to a variety of stimuli। ठीक है, स्टिमुलाई मतलब जैसे पॉलन ग्रेन हो सकते हैं, डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये स्टिमुलाई जो नॉर्मल इंडिविजुअल इतना रिएक्ट नहीं करेगा, उसकी ट्रेकिया ब्रोंकाई जो है उसमें नॉर्मली वो ऐसे नीचे जब जाएगा वो स्टिमुलाई, मान लो पोलन ग्रेन है। ठीक है, तो वो जब एक नॉर्मल इंडिविजुअल के ट्रेकिया और ब्रोंकस में एंटर होगा वो पोलन ग्रेन, तो वो इतना रिस्पॉन्स नहीं करेगा, है ना। वो एक्सपेल आउट हो जाएगा, कफ खांसी वगैरह होगी और वो एक्सपेल आउट हो जाएगा वो पोलन ग्रेन। पर अस्थमेटिक पेशेंट में क्या होता है, जो ट्रेकिया और ब्रोंकियल ट्री है वो क्या होती है, उनमें एक्सेसिवली रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, वो हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन है, तो वो एक्सेसिव तरीके से वो उसको एक्सपेल आउट करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये डायरेक्टली नैरो कर देते हैं, एकदम बंद ही हो जाता है। ट्रेकिया भी ऐसे कोलैप्स कर जाता है और ब्रोंकस भी ऐसे कोलैप्स कर जाता है। वाइड स्प्रेड नैरोइंग हो जाती है एयर पैसेज की। ठीक है, इस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, एकदम नैरो तो हुआ उनने, मतलब पोलन ग्रेन के अगेंस्ट में ये नैरोइंग करी। पर प्रॉब्लम क्या हो गई, उनको एयर, मतलब सांस भी तो चाहिए, तो सांस भी नहीं मिल पा रही है। ठीक है, तो अस्थमा के पेशेंट में ये सब होता है। ठीक है, तो अस्थमा क्या है? एक डिजीज़ है एयरवे की। ठीक है, स्पेसिफिकली किसकी? ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री की, है ना। ट्रेकिया होता है, फिर ब्रोंकस होता है, फिर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंक्यूल, फिर अपना ये एल्वियोलर सैक्स वगैरह होता है ना। तो ये स्पेसिफिकली ट्रेकिया और ब्रोंकस इनकी डिजीज़ है। इट इज़ अ डिजीज़ ऑफ एयरवे, specifically of tracheobronchial tree, which is characterized by increased responsiveness to variety of stimuli। क्लियर है? तो इसमें होता क्या है, वाइड स्प्रेड नैरोइंग हो जाती है एयर पैसेज की। अब ये जो है, इसको रिलीफ कैसे, उस पेशेंट को रिलीफ कैसे मिलता है? आइदर वो 2-3 मिनट बाद खुद ही ठीक हो जाता है, इट इज़ रिलीफ स्पॉन्टेनियसली, खुद से ही, या फिर थेरेपी मतलब वो जो अस्थमेटिक पेशेंट जो पंप यूज़ करते हैं, अस्थमा के पंप्स यूज़ करते हैं, तो उससे ये नैरो हो रखा है ना, तो वो पंप यूज़ करके वो जो ट्रेकिया और ब्रोंकस जो है वो नैरो हो रखा है वो डायलेट कर जाता है। ठीक है, तो वो थेरेपी से रिलीव होता है। तो अब डेफिनेशन में इतना लिखना है हमें कि अस्थमा इज़ अ डिजीज़ ऑफ एयरवे दैट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज्ड रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री टू अ वैरायटी ऑफ स्टिमुलाई। वाइड स्प्रेड नैरोइंग हो जाती है ऑफ द एयर पैसेज विच इज़ रिलीव्ड स्पॉन्टेनियसली और बाय थेरेपी। अस्थमा इज़ एन, और फिर आगे क्या लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, अस्थमा क्या है? एक एपिसोडिक डिजीज़ है। ठीक है, एक एपिसोडिक डिजीज़ है विच इज़ मैनिफेस्टेड क्लिनिकली बाय डिस्निया, सांस लेने में दिक्कत होगी, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, है ना। डिस मतलब डिफ़िकल्टी, निया मतलब अपना, एपनिया मतलब ब्रीदिंग, है ना, ब्रीदिंग से रिलेटेड, तो डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होगी उसको। पैरोक्सिज्म आएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 3 घंटे से लगातार उसको डिस्पनिया, ऐसा नहीं है। पैरोक्सिज्म आएंगे कभी 5 मिनट में, फिर 10 मिनट में, ऐसे ऐसे करके। पैरोक्सिज्म मतलब इंटरवल, कुछ टाइम पीरियड के लिए आते हैं। ठीक है, पैरोक्सिज्म ऑफ डिस्पनिया होता है, कफ होता है और वीजिंग होती है। ठीक है, ये 3 फीचर्स हैं अस्थमेटिक पेशेंट में। ऐसे ये 3 फीचर हैं, डिस्पनिया, कफ और वीजिंग होती है। ठीक है, अस्थमा इज़ एन एपिसोडिक डिजीज़ विच इज़ मैनिफेस्टेड क्लिनिकली बाय पैरोक्सिज्म ऑफ डिस्पनिया, कफ एंड वीजिंग। ठीक है, अब एक पॉइंट है, अ सीवियर एंड अनरिमिटिंग फॉर्म ऑफ डिजीज़ ऑफ दिस एयरवे इज़ नोन एज स्टेटस अस्थमेटिकस विच इज़ फेटल। अब इसमें क्या लिखा है? अनरेमिटिंग मतलब स्टॉप ही नहीं हो रहा, कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो हमने देखा ना अभी डेफिनेशन में कि दिस अस्थमा इज़ रिलीफ स्पॉन्टेनियसली और बाय थेरेपी। पर अगर ये स्पॉन्टेनियसली या थेरेपी से रिलीफ नहीं होता, उस इंसान को रिलीफ नहीं होता, तो एक अनरेमिटिंग फॉर्म हो जाता है अस्थमा का, एक सीवियर अनरेमिटिंग, मतलब उसको बार बार डिस्पनिया हुए जा रहा है, कफ होता जा रहा है। ठीक है, और स्टॉप ही नहीं हो रहा, रिलीफ ही नहीं मिल रहा, तो उस स्टेट को बोलते हैं स्टेटस अस्थमेटिकस, जो कि फेटल हो सकता है। ठीक है, सांस ही नहीं आ रही तो वो फेटल हो सकता है। ठीक है, तो सीवियर
अ सीवियर अनरेमिटिंग फॉर्म ऑफ दिस डिजीज इज नोन एज स्टेटस अस्थमैटिकस विच इज़ फेटल। ठीक है, इतना देख लिया हमने, डेफिनेशन देखी है। एंड इट इज़ एन एपिसोडिक डिजीज विच इज़ मैनिफेस्टेड क्लिनिकली बाय पैरोक्सिज्म ऑफ डिस्पनिया, कफ एंड वीजिंग। ये 3 याद होना चाहिए। फिर प्रिवलेंस देखें तो ऑल एजेस इन एडल्ट्स में काफ़ी प्रोमिनेंट दिखता है हमें। एडल्ट्स में अस्थमैटिक पेशेंट्स होते हैं, बोथ सेक्सेस को अफेक्ट करता है। और चाइल्ड में 2:1 रेशियो है, मेल में ज़्यादा है। ठीक है, 2:1 मेल फीमेल रेशियो है चाइल्ड में। तो ऑल एजेस, बोथ द सेक्सेस, और चाइल्ड में 2:1 रेशियो है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है। और एपिसोडिक ये क्लिनिकली देख लिया हमने। और सीवियर फॉर्म इज नोन एज स्टेटस अस्थमैटिकस, और थोड़ा सा प्रेवलेंस लिख दिया। ठीक है, अब हमें पढ़ना है पैथोजेनेसिस। अस्थमा जो है